मित्रों नमः संस्कृताय पुनः अत्र बहुदिनानन्तरं भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च। मित्रों काफ़ी अधिक समय हो गया अपनी कक्षा हुए, क्योंकि कोरोना में जो है ड्यूटी लग जाने के कारण इतने दिन जो है कक्षा नहीं हो पाई, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। हम जो संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे थे रीट के पाठ्यक्रम की दृष्टि से, तो हमने उन कक्षाओं में जो व्याकरण का परिचय पढ़ा, हमने माहेश्वर सूत्र आदि के संदर्भ में पढ़ा, किस प्रकार प्रत्याहार की सिद्धि की जाती है वो पढ़ा, प्रयत्न पढ़े, ठीक है, अभ्यंतर पढ़े, बाह्य प्रयत्न पढ़े। तो आज की जो अपनी कक्षा होने वाली है वो हम पढ़ने वाले हैं सवर्ण संज्ञा को लेकर के। जी हाँ, सवर्ण संज्ञा। सवर्ण संज्ञा का अर्थ है सवर्णता, क्योंकि वर्ण जो होते हैं वो परस्पर सवर्ण होते हैं, ठीक है। कुछ वर्ण परस्पर सवर्ण होते हैं और कुछ आपस में असवर्ण होते हैं। तो सवर्णता का जो निर्णय है, जिसको सावर्ण्य कहा जाता है, तो जो सवर्णता का निर्णय है वो किस आधार पर किया जाता है, कौन वर्ण, चाहे वह अच हो चाहे वह हल हो, आपस में सवर्ण है या नहीं है, और है तो किस प्रकार है। तो आज हम इस कक्षा में सवर्णता को लेकर के एक सूत्र पढ़ेंगे, तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम। जी हाँ, देखिए सवर्ण संज्ञा। सवर्ण संज्ञा, सवर्ण संज्ञा के लिए देखिए एक सूत्र है, पहले हम सूत्र पढ़ लेते हैं। सूत्र है तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम। देखिए ये सवर्णता का विधान करता है। सवर्णमिति सवर्णम स्यात्, सवर्ण संज्ञम स्यात्, सवर्ण हो, सवर्ण कहा जाए, किसे सवर्ण कहा जाए उसके लिए देखिए इसमें देखिए पद है तुल्य, आस्य और प्रयत्न। यानी इसमें हम देख पा रहे हैं पहला पद है तुल्य, फिर इसमें पद है आस्य, और फिर पद है इसमें प्रयत्न, ऐसे पद है, ठीक है। यहां दीर्घ हो गया, तुल्यस्य प्रयत्न। अब इसका समास विग्रह करेंगे तो हम क्या करेंगे, तुल्यम आस्य प्रयत्न। आस्य प्रयत्नों का यदि हम विग्रह करें तो ऐसे होगा, आस्यम च प्रयत्नः च, आस्यम च प्रयत्नः च। यानी आस्य और प्रयत्न दोनों को जो है समाहार करेंगे, समास करेंगे द्विगु में, तो ये हो जाएगा आस्य प्रयत्नो। क्या हो जाएगा, आस्य प्रयत्नो, अर्थात आस्यम च प्रयत्नः च। तो एक प्रकार से समास होकर के रूप बना, समस्त पद बना आस्य प्रयत्नो। तो तुल्यो इति समानम। तुल्यो का अर्थ क्या है, तुल्य का समान, अर्थात जो तुला के द्वारा, क्योंकि तुल्य जो पद बना है वो तुला से बना है। तुला का मतलब तराजू, क्योंकि तराजू जो होती है वो किसी किन्हीं दो पदार्थों को बराबर जो है वो बांटने के लिए होती है। तो यहाँ पर समान रूप से, तो ये हो जाएगा तुल्य का समानो। समानो अस्य प्रयत्नो, यानी समान है जिसके, जिस वर्ण के या जिन वर्णों के अस्य और प्रयत्न है। अस्य का अर्थ क्या होता है, अस्य का अर्थ होता है मुख, अस्य इत्युक्ते मुखम, यानी वैसे अस्यम का अर्थ होता है मुख, लेकिन यहाँ हम अस्यम पद का अर्थ मुख, और मुख के जो भाग यानी मुख के जो स्थान है, उच्चारण स्थान है, कंठ, जीवा, तालु, मूर्धा, दंत, औष्ठ, नासिका आदि जो स्थान है वे कहे जाएंगे अस्यम। अस्यम का अर्थ मुखम और उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान यानी मुखम उच्चारण स्थानम। आस्यम का अर्थ क्या है, मुख,
या मुख के उच्चारण स्थान कंठ, मूर्धा, दंत, तालु, औष्ठ आदि। ठीक है, तो आस्यम का अर्थ क्या हो गया? उच्चारण स्थान। और प्रयत्न का अर्थ क्या होता है? देखिए मित्रों, प्रयत्न और यत्न, यानी ये शब्द है यत्न और ये शब्द है प्रयत्न। ठीक है, यत्न का अर्थ क्या होता है? यानी जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो यत्न क्या है कि किसी भी वर्ण के उच्चारण करने के लिए की जाने वाली जो कोशिश है उसमें क्या होता है कि वायु प्रवाह हृदय प्रदेश से उत्पन्न होता है, आत्मस्थान से उत्पन्न होता है और वह वर्णोत्पत्ति तक चलता है। तो ये एक यत्न है, यानी हृदय प्रदेश से लेकर के, ठीक है, मुख के जो, यानी मुख में जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो इस प्रकार से, यानी हृदय प्रदेश से लेकर के वर्णोत्पत्ति तक किया जाने वाला जो प्रयास है ना, वह कहलाएगा यत्न। लेकिन जब जिस वर्ण का उच्चारण हो रहा होता है, जिस वर्ण का उच्चारण हो रहा होता है, तो उस उच्चारण होते समय, यानी जो वर्ण उच्चारित होते समय मुख के स्थानों को और किसी क्रिया विशेष को प्रभावित करता है, वह कहलाता है प्रयत्न। यानी विशेष प्रकार का यत्न जो है वो प्रयत्न है। विशेष प्रकार के यत्न का तात्पर्य ये हुआ कि वह वायु प्रवाह या उच्चारित वर्ण जिसका उच्चारण हो रहा होता है वह हमारे मुख के किसी स्थान विशेष को प्रभावित करता है। ठीक है, वह क्या कहलाता है? प्रयत्न। तो प्रयत्न का अर्थ होता है प्रकृष्टो यत्नः इति प्रयत्नः। प्रकृष्टो यत्नः इति प्रयत्नः, अर्थात इस प्रयत्न शब्द से हम केवल अभ्यंतर का ग्रहण करेंगे। प्रयत्न का अर्थ क्या हुआ? अभ्यंतर का ही ग्रहण जो है वो करेंगे, अभ्यंतर प्रयत्न। ठीक है, तो प्रयत्न का अर्थ क्या हुआ? अभ्यंतर प्रयत्न। तो सूत्र का सीधा अर्थ क्या हो जाता है? देखिए, सूत्र का अर्थ हो जाता है कि जिसके अस्य यानी पहली चीज उच्चारण स्थान, और इसका ग्रहण कौन किस पद से हुआ? आस्यम पद से हुआ। यानी आस्यम का अर्थ क्या है? उच्चारण स्थान। दूसरा है अभ्यंतर प्रयत्न, इसका ग्रहण किससे हुआ? प्रयत्न पद से। आस्यम यानी उच्चारण स्थान, प्रयत्न यानी आभ्यंतर प्रयत्न। तो जिसके जिन वर्णों के ये दोनों समान होंगे उसे ही हम सवर्ण कहेंगे, यानी ये सवर्णता का निर्णय है, यानी ये है सवर्ण संज्ञा। इसी के आधार पर जो है क्या होती है? सवर्ण संज्ञा होती है। जैसे मान लीजिए अ है और आ है, हमें निर्णय करना है कि ये आपस में सवर्ण है या नहीं है। तो हमें क्या देखना है? दो चीजें देखनी होती है। पहले क्या देखना होता है? आस्य यानी उच्चारण स्थान। तो ए का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? कंठ। आ का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? यानी उच्चारण स्थान दोनों का एक है। अब क्या देखना है? अब देखना है अभ्यंतर प्रयत्न। तो अभ्यंतर प्रयत्न में ए का जो अभ्यंतर प्रयत्न है वह भी विवृत है और आ का भी विवृत है। तो ए और आ इन दोनों के उच्चारण स्थान भी एक है और अभ्यंतर प्रयत्न भी समान है। अतः उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न दोनों समान है, इसलिए हम कहेंगे कि ये दोनों सवर्ण है। दोनों क्या है? सवर्ण है। अब यदि मान लीजिए हम एक के स्थान पर, जैसे मान लीजिए हम ए को ले लिया और एक ले लेते हैं हम, मान लीजिए क वर्ग का क।
ठीक है। तो ए और क वर्ग का क, इसमें देखना है कि ये दोनों आपस में सवर्ण है या नहीं है। तो उच्चारण स्थान देखिए, उच्चारण स्थानों में इसका भी कंठ है और क का भी जो है वो क्या है, कंठ है। दूसरा देखिए इसमें क्या है कि ये अभ्यंतर प्रयत्न में जो है आकार का जो अभ्यंतर प्रयत्न में जो है वो है स्पृष्ट। इसमें आकार का कौन सा है, आकार का तो वही है विवृत, और क का क्या है, स्पृष्ट। अतः ए का विवृत हुआ, क का स्पृष्ट हुआ। तो ए का विवृत होने के कारण और क का जो है स्पृष्ट होने के कारण तो ए का जो उच्चारण स्थान है वह कंठ है, क का भी उच्चारण स्थान कंठ है, ए का अभ्यंतर प्रयत्न विवृत है, क का अभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट है। यद्यपि उच्चारण स्थान एक है लेकिन अभ्यंतर प्रयत्न एक न होने के कारण दोनों आपस में सवर्ण नहीं है। ठीक है। तो अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, तो उसमें अ के 18 भेद, क कु यानी क वर्ग है और विसर्जनीय ये कंठ स्थानीय होते हैं। जरूरी नहीं है कि कंठ स्थानीय होने के कारण सभी आपस में सवर्ण हो। तो सवर्णता का निर्णय करने के लिए दो चीजों का ज्ञान होना जरूरी है, एक उच्चारण स्थान, दूसरा अभ्यंतर प्रयत्न। अब लेते हैं मान लीजिए दूसरा आज, जैसे हम लेते हैं एक आ ले लिया और एक ले लिया हमने ई, कि आपस में सवर्ण है या नहीं है। तो आ का उच्चारण स्थान कौन है, कंठ। ई का उच्चारण स्थान कौन है, तालु। ठीक है। आ का अभ्यंतर विवृत है, ई का भी अभ्यंतर विवृत है। तो अभ्यंतर प्रयत्न तो दोनों के समान है, परंतु उच्चारण स्थान एक का कंठ है एक का तालु है, तो ये भी आपस में सवर्ण नहीं होंगे। दूसरा लेते हैं, देखिए हमने लिया मान लीजिए ई और उ। ई का उच्चारण स्थान कौन है, तालु। उ का कौन है, ओष्ठ। ई का अभ्यंतर विवृत, उ का भी विवृत। लेकिन अभ्यंतर प्रयत्न तो यद्यपि समान है लेकिन उच्चारण स्थान एक का तालु है एक का ओष्ठ है, तो ई और उ आपस में सवर्ण है या नहीं है, नहीं है। फिर देखिए आगे दूसरा लेते हैं, जैसे लिया हमने री और हमने ले लिया जैसे दीर्घ री। ये ह्रस्व री और ये दीर्घ री। इसका उच्चारण स्थान कौन है, मूर्धा। इसका भी उच्चारण स्थान कौन है, मूर्धा। री ह्रस्व है, अच है, अच सभी विवृत होते हैं, ये भी क्या है, विवृत है। तो ये ह्रस्व री और ये दीर्घ री दोनों आपस में सवर्ण है, ऐसा कहेंगे। अब यदि मान लीजिए हम लें ली ले लिया, री के बाद हमने ले लिया ली, कि री और ली आपस में सवर्ण है या नहीं है। ठीक है। तो री का उच्चारण स्थान मूर्धा, ली का उच्चारण स्थान लृतुलसा नाम दंता। री का उच्चारण स्थान मूर्धा है, ली का दंत है। अभ्यंतर प्रयत्न देखिए, री स्वर है, अच है, विवृत अभ्यंतर है इसका, ली भी अच है, इसका भी क्या है, विवृत अभ्यंतर प्रयत्न है। यद्यपि री और ली का अभ्यंतर प्रयत्न जो है वो विवृत है, समान है, परंतु उच्चारण स्थान इसका जो अस्य है, उच्चारण स्थान जो है वो री का मूर्धा है, ली का दंत है, इसलिए ये दोनों आपस में सवर्ण नहीं हो रहे थे इस सूत्र की दृष्टि में। यानी प्रकृत सूत्र आप पढ़ रहे हैं तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम, तो इस सूत्र की दृष्टि से री और ली दोनों सवर्ण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि री का उच्चारण स्थान मूर्धा है, ली का उच्चारण स्थान दंत है। अभ्यंतर तो दोनों के समान है लेकिन उच्चारण स्थानों में भिन्नता होने के कारण री और ली परस्पर सवर्ण नहीं है। अतः री और ली की सवर्णता करने के लिए ये सूत्र महर्षि पाणिनि द्वारा विरचित है। पाणिनि द्वारा विरचित इस सूत्र से री और ली दोनों सवर्ण नहीं हो रहे थे। यद्यपि री और ली
को सवर्ण करके पूर्ण रपर सूत्र में जो है इसकी आवश्यकता थी, इसलिए जो है महर्षि कात्यायन ने एक वार्तिक बनाया और वह वार्तिक कौन सा था? रील री वर्णयोः मिथ्या सावर्ण्यम वाच्यम, यानी ये वार्तिक रील री वर्णयोः मिथ्या सावर्ण्यम वाच्यम, यानी री और री को परस्पर सवर्ण कहना चाहिए। री री वर्णयोः मिथ्या, यानी री और री वर्ण, यानी री वर्ण और री वर्ण इन दोनों को मिथ्या है, परस्पर आपस में क्या कहना चाहिए? सावर्ण्यम वाच्यम, सवर्ण कहना चाहिए। यदि इस सूत्र से तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र से री और ली की सवर्ण संज्ञा हो जाती तो महर्षि कात्यायन को ये वार्तिक नहीं बनाना पड़ता, ये वार्तिक नहीं पढ़ना पड़ता। अतः इस वार्तिक को पढ़ने का उद्देश्य यही रहा है कि इस सूत्र से री और ली की सवर्ण संज्ञा नहीं हो पा रही थी और महर्षि को इन दोनों की सवर्ण संज्ञा अभिष्ट थी, इसलिए इस वार्तिक से जो है वो इन दोनों की सवर्ण संज्ञा जो है वो हो जाती है। तो इस सूत्र की दृष्टि में तो इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं है, लेकिन प्रकृत वार्तिक से री और ली की सवर्ण संज्ञा हो जाएगी, यानी आपका ये री और ये री दोनों क्या हुए? सवर्ण। इसलिए री के 18 भेद होते हैं, ली के 12 भेद। क्यों? क्योंकि री जो है ह्रस्व भी है, दीर्घ भी है, प्लुत भी है, इसलिए 6 6 6 18 भेद हो जाते हैं। ली के 12 ही भेद होते हैं, क्योंकि ली का क्या नहीं होता? दीर्घ नहीं होता है। तो 6 भेद ह्रस्व के, 6 भेद प्लुत के, तो 18 है और 12 है, इस प्रकार मिलाकर के इसके कितने भेद कहे जाते हैं? 63 भेदाः। कितने? 30 भेद। यानी यदि इस प्रकार का प्रश्न आता है कि री ली वर्णयोः मिथ्या भेदाः भवन्ति, यानी या री ली वर्णयोः मिथ्या है सावर्ण्ये सति भेदाः भवन्ति, यानी री और ली दोनों की परस्पर सवर्ण संज्ञा होने पर कितने भेद होते हैं? तो कितने भेद होते हैं? 63 भेदाः। और अकेले यदि ऋका पूछा जाता है कि ऋकारस्य भेदाः तो अष्टादश, यदि ऋकारस्य भेदाः तो द्वादश, यानी दोनों के अकेले अकेले प्रश्न पूछे जाते हैं तो री के लिए 18 करना है, ली के लिए 12 करना है, लेकिन दोनों के संदर्भ में जो है पूछा जाता है सवर्णता के संदर्भ में, तो हमें क्या करना है? दोनों के मिलाकर के आहत्य कितने भेद होते हैं? 30 भेद जो है वो होते हैं। तो इस प्रकार से ये करना है। अब हम व्यंजनों के संदर्भ में लेते हैं, जैसे ये ले लिया हमने कर, इधर ले लिया हमने मान लीजिए इसी का घ, क और घ। तो क का भी उच्चारण स्थान कंठ है, इसका भी क्या है? कंठ है। ये भी स्पृष्ट है और ये भी स्पृष्ट है, अतः दोनों स्पृष्ट हैं, दोनों ही कंठ्य हैं, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? सवर्ण जो है वो हो जाएंगे। अब हम लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर है ले लिया, क और है ले लिया, तो क का उच्चारण स्थान कंठ, इसका भी उच्चारण स्थान कंठ। अब देखिए क का जो अभ्यंतर है वो क्या है? वो स्पृष्ट है और है जो है उसका क्या है? ईसद विपरीत है। ठीक है, तो अभ्यंतर प्रकरण दोनों के अलग होने के कारण दोनों आपस में सवर्ण नहीं हुए। ऐसे ही आप सभी वर्णों में आप कर सकते हैं, जैसे आप ले लिया मान लीजिए ये और वह, ये दोनों आपस में सवर्ण है या नहीं है। तो ये का उच्चारण स्थान कौन सा है? इचु ये नाम तालु और वकार से दंतोष्ठ, वकार से दंतोष्ठ, इसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ हो गया। ये जो है इसका अभ्यंतर क्या है? ईसद स्पृष्ट और इस वह का क्या है? वह का भी ईसद स्पृष्ट। तो ये तो दोनों देखो सेम है, लेकिन ये दोनों क्या है? अलग अलग है, तो ये दोनों आपस में सवर्ण नहीं हुए। तो ऐसे आपको क्या करना है? सवर्णता का निर्णय करना है। तो एक तो यह सूत्र हुआ तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम, और दूसरा यह है वार्तिक हुआ, कौन सा? री 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 ली वर्णयोः
मित्थः सावर्ण्यम वाच्यम। री द्रि वर्णयोः मिथ्यः सावर्ण्यम वाच्यम, यानी कात्यायन मुनि के द्वारा पढ़ा गया वार्तिक री द्रि वर्णयोः मिथ्यः सावर्ण्यम वाच्यम। यदि ऐसा प्रश्न आता है, मान लीजिए री द्रि वर्णयोः सवर्ण संज्ञा भवति, ठीक है। यदि आपसे ये पूछा जाता है कि एक तो री और एक री, री द्रि वर्णयोः सवर्ण संज्ञा भवति, यानी री और री की सवर्ण संज्ञा होती है। एक सूत्र दे दिया तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम, फिर दूसरा दे दिया री द्रि वर्णयोः मिथ्यः सावर्ण्यम वाच्यम। तो इसका उत्तर क्या होगा? री द्रि वर्णयोः मिथ्यः सावर्ण्यम वाच्यम, यानी इस वार्तिक सूत्र से ही जो है वो क्या है, दोनों की सवर्ण संज्ञा हो पाती है। क्योंकि अन्य स्थलों पर प्रकृत सूत्र जो है प्रभावी है। ये कहता है तुल्य है, यानी समान है, जिनके आस्य और प्रयत्न, यानी जिन वर्णों के आस्य और प्रयत्न यानी उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान है, वे ही आपस में सवर्ण कहे जाएंगे। यदि समान नहीं, यदि दोनों समान, एक समान है तो भी सवर्ण संज्ञा नहीं होगी, दोनों समान नहीं है तो भी सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। तो सवर्ण संज्ञा के लिए जो है उच्चारण स्थान और प्रयत्न यानी आभ्यंतर प्रयत्न दोनों का तुल्य होना, समान होना जरूरी है, तभी सवर्ण संज्ञा जो है वो हो पाती है। तो उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, तो उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों की सवर्ण संज्ञा जरूरी होती है प्रकृत सूत्र की दृष्टि में। अतः हमें ज्ञान यह रखना है कि जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि श और स आपस में सवर्ण है या नहीं है, तो दोनों ईसत विवृत तो है, यानी उष्म है दोनों, तो ईसत विवृत तो है, लेकिन ये क्या है, ये तालु स्थानीय है, ये मूर्धः स्थानीय है, तो उच्चारण स्थान अलग होने के कारण सवर्ण नहीं। तो सवर्ण संज्ञा का निर्णय करना बिल्कुल आसान है। मुझे लगता है कि आप आराम से दोनों सूत्रों को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि पहले सूत्र में उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न को देखना है, और दूसरा सुवार्तिक सूत्र है वो केवल री और द्रि के संदर्भ में है, क्योंकि इस सूत्र की दृष्टि में री और द्रि की सवर्ण संज्ञा न हो पा रही थी, इसलिए इन्होंने जो है वो ये वार्तिक पढ़ा। तो ये दोनों आपस में सवर्ण नहीं होते हैं।